सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक वाहन के विषय में, समझेंगे कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। वहीं जो दूसरा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे लिथियम के विषय में और समझेंगे कि लिथियम इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है, लिथियम का प्रोडक्शन कहां पे होता है, किन कार्यों में खर्च होता है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक वाहन के विषय में। मैं टॉपिक पर आऊं उससे पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अगर आपके पास ढेर सारा धन आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो आप उसको कैसे खर्च करेंगे? सैद्धांतिक उत्तर यह होगा कि आप उसको समाज कल्याण पर खर्च करेंगे, आप उसको किसी क्षेत्र, वर्ग, समुदाय के विकास के लिए खर्च करेंगे, आप राष्ट्र हित में खर्च करेंगे या पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के रूप में उसका खर्च करेंगे। व्यवहारिक उत्तर क्या है? व्यवहारिक उत्तर यह है कि आप अपने पैसे के माध्यम से एक नहीं कई गाड़ियां लेंगे और उन गाड़ियों का काफिला आपके साथ गुजरेगा। स्वाभाविक है, जब काफिला गुजर रहा है तो इसके साथ साथ पर्यावरण में भी बहुत कुछ गुजरेगा और होगा यह कि पर्यावरण में बहुत से ऐसे प्रदूषक तत्व जाएंगे जो आपके गाड़ियों से निकल रहे हैं, अर्थात उसमें जो डीजल और पेट्रोल जल रहा है उससे निकल रहे हैं। तो दरअसल है क्या कि जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है, अर्थात लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो उनकी एक इच्छा क्या है कि उनके पास भी अपनी गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी स्वाभाविक है पानी से नहीं चलती और ना ही अभी तक हमने इलेक्ट्रिक वाहन का बहुत ज्यादा विकास किया है। तो गाड़ी चलती है पेट्रोल और डीजल से, और इससे क्या होते हैं, जो पर्यावरणीय प्रदूषक तत्व हैं वह वातावरण में जाते हैं और इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो इसी से जुड़ा हुआ है कि आखिर हमें इलेक्ट्रिक वाहन का विकास क्यों करना चाहिए। आपको पता है कि विकास का एक सबसे बड़ा पैमाना जो माना जाता है वह यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति की संपन्नता कितनी है, और संपन्नता का आधार क्या होगा कि आपका जो जीवन शैली है वह कितनी लग्जरी है, कितना उसमें विलासिता की चीजें हैं। और यह जितनी भी विलासिता की चीजें होती हैं, अगर यह पर्यावरण पर निगेटिव इंपैक्ट डालती हैं तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि हम उनसे थोड़ा दूर रहें। लेकिन होता क्या है कि हम उनका अति उपयोग करते हैं, कई बार दिखावे के रूप में भी हम करते हैं। तो जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं उनसे बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण में प्रदूषक तत्व जा रहे हैं, और उसी में एक प्रयास है इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से क्या करना, पर्यावरण में प्रदूषक तत्वों की मात्रा को कम करना। तो आइए इसको समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक वाहन की जरूरत क्यों है। दरअसल क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की जो डिमांड है वह गाड़ियों की बढ़ रही है। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक वाहन आते हैं तो क्या होगा, जो जलवायु परिवर्तन के लिए एक भूमिका आने वाली पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां निभा सकती थी वह दूर होगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे एग्जांपल में लिया कि अगर आपके पास पैसा आएगा या किसी का विकास होगा, किसी के पास ज्यादा पैसा आएगा, वह क्या करेगा, गाड़ियां खरीदेगा और उन गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करेगा। इसलिए यदि हम इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग कर लेते हैं, उसका विकास करते हैं, तो इसके वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है, जो प्रदूषक तत्व होते हैं, जिनसे जलवायु परिवर्तन की समस्या होती है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों के दहन से ग्रीन हाउस गैसेस जाती हैं और ये ग्रीन हाउस गैसेस जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो इसका समाधान किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है और जो परिवहन भार है और कार्बन उत्सर्जन है, इसके समाधान के रूप में भी हम इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता है कि जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, जैसे कि मैंने बताया, शहरीकरण जिस अनुपात में हो रहा है, गाड़ियों की संख्या वो बढ़ रही है और परिवहन का जो भार है वो भी बढ़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि लोग जैसे ही पैसा आता है वह सोचते हैं कि हमने क्या करना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अर्थात जो सामान्य
सामान्य परिवहन के साधन उनका प्रयोग नहीं करना, व्यक्तिगत परिवहनों का प्रयोग करना है। और इससे क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ बहुत से प्रदूषक तत्व हमारे वातावरण में जाते हैं। अब जबकि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन कर रहे हैं, चाहे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो। तो अगर हम क्या करते हैं कि जब हम नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसी गाड़ियों का विकास करें जो इन नवीकरणीय स्रोतों से चल सके, और ऐसे ही वाहनों को कहते हैं इलेक्ट्रिक वाहन। तो दरअसल एक समय की भी आवश्यकता है कि अब हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है वह नवीकरणीय होता जा रहा है, तो हम अपनी गाड़ियों को भी क्या करें, कुछ पर्यावरण के अनुकूल बनाएं, और इसी में एक माध्यम हो सकता है इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक इसी तरह से पहले जो इलेक्ट्रिक वाहन थे उनमें समस्या यह थी कि आखिर उसमें जो बैटरी लगती थी वो कितने किलोमीटर जाए, लेकिन धीरे धीरे जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है इसमें काफ़ी सुधार आ रहा है, और इससे ये संभावना विकसित हुई है कि आने वाले समय में हम एक बार बैटरी को चार्ज करने के बाद जो है कि हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। यह अभी संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन जल्दी संभव होने लगेगा। तो इसके लिए भी जब बैटरी का हम विकास कर ले रहे हैं, तो हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जब वह उसमें हम महारत हासिल कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक वाहन का विकास करके क्यों ना पर्यावरण का संरक्षण करें। ठीक इसी तरह से जो जीवाश्म ईंधन है, इन पर जो हमारी निर्भरता है काफ़ी बनी हुई है, और इनकी जितनी भी मात्रा है, उनका जो मात्रा है वो तेजी से घट रही है, और आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि फ्यूल की क्राइसिस उत्पन्न हो गई है। तो जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भी क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन हमारे लिए महत्वपूर्ण। आई होप आप समझ पाए होंगे और आप उत्तर दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन की आवश्यकता हमें क्यों है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक वाहन से समझाते हुए सभी चीज़ों पर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रश्न मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया ताकि तुरंत आप जो है कि एक्टिव मोड में आकर आप खुद से ही टॉपिक को सोच सकें कि आखिर ये टॉपिक जा कहां रहा। अब समझते हैं पूरा एक एक तरफ से कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक जो वायु प्रदूषित शहर हैं वह कहां मिलेंगे, वह हमारे यहाँ भारत में मिलते हैं। अर्थात अगर टॉप 50 अगर आप जो है कि प्रदूषित शहरों की सूची निकालेंगे तो अधिकांश शहर उसमें कहाँ के मिलेंगे, इंडिया का दिखाई देंगे। इसमें कुछ शहरों के नाम लिखे हुए हैं। और ये जो वायु प्रदूषण है, आपको पता है कि कई प्रकार की बीमारियों की यह जड़ है, और सिर्फ इनसे बीमारियां नहीं होती बल्कि कई प्रकार के इन्वायरमेंटल निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। ठीक इसी तरह से जो हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो परिवहन के माध्यम से, परिवहन चाहे आप रेलवे के माध्यम से करें, सड़क के माध्यम से करें, या फिर पानी के जहाज या हवाई जहाज के माध्यम से करें, तो यह पता चला है कि परिवहन के द्वारा टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है उसमें से 86 से लेकर 88% का जो योगदान है वह सड़क का है, और बचे हुए हिस्से में किसका योगदान आता है, रेलवे का आता है, और जो है कि पानी के जहाज या हवाई जहाज का आता है। तो इससे यह पता चलता है कि सड़क पर चलने वाले जो हमारे वाहन हैं यह परिवहन के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, और यह कार्बन वातावरण में जाकर न सिर्फ ग्रीन हाउस गैस का जो रोल अदा करता है, अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, बल्कि कई तरह से निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब भारत में अभी भी अधिकांश जो गाड़ियां हैं वह गैसोलीन अर्थात पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, और हम आपको पता है कि इसके लिए हम क्या करते होंगे, तेल का आयात करते होंगे, और लगभग 80% तेल की निर्भरता अभी हम क्या पूरी हो पाती है, आयात से पूरी हो पाती है। इसलिए इलेक्ट्रिक जो वाहन है अगर उनका हम विकास कर लेते हैं तो जो हमारा बहुत सा विदेशी मुद्रा खर्च होती है तेल पर वह भी कम होगी, पर्यावरण भी सुधरेगा, और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन के लिए भी जो भी संसाधन वो बचे रहेंगे, अर्थात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहते हैं वह भी हो पाएगा। जीवाश्म जो होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, न सिर्फ ये समाप्त होने की कगार पे हैं बल्कि इनसे पर्यावरण पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसी के कारण जो भी उपरोक्त हमने समस्याएं बताई उनके समाधान के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन काफी अच्छा कारगर साबित नजर हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो ऐसे वाहनों को कहा जाता है जो अपनी ऊर्जा के रूप में किसी बैटरी पर निर्भर होते हैं, या फिर ऐसे किसी सोर्स पर निर्भर होते हैं जिसके लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक वाहन अपनी बैटरी या किसी बाहरी सोर्स की बिजली से चलते हैं, ना कि जीवाश्म ईंधनों से। और ऐसे ही वाहनों को जो कि बैटरी या किसी अन्य बिजली के सोर्स से चलते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक वाहन।
इलेक्ट्रिक वाहन किसी प्रकार का ना तो उत्सर्जन करते हैं और ना ही यह जो कि तेल से चलते हैं, इसके कारण इनके जल्दी जल्दी मेंटेनेंस नहीं करवाना पड़ता। आप कहेंगे उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वो सब चीज़ें जरूर होती हैं, लेकिन मेंटेनेंस जो होता है वह पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का महंगा होता है, इनका कम होता है। इसे चार्ज करने के लिए जो हम बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, अगर इस बिजली पर भी हम कहेंगे भाई इस पर तो भी पैसा खर्च होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप नॉर्मल रेट पर भी अगर आप बिजली खरीद रहे हैं और उससे अपनी गाड़ियों को पर खर्च कर रहे हैं, अर्थात गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं, तो भी जीवाश्म जो आपका पेट्रोल और डीजल की तुलना में 25% कम खर्च आएगा, अर्थात फ्यूल के रूप में। अगर आप जो है कि अपने घर की जैसे आपने सोलर एनर्जी लगा रखा है या कोई छोटा सा प्लांट लगा रखा है एनर्जी का, चाहे आपने रूफ पर लगा रखा है किसी रूप में, तो अगर घर पे बनने वाली आपकी बिजली है तो यह अनुमान है कि 33 से लेकर 40% तक आप अपने खर्च में कमी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पहले आपको 100 किलोमीटर जाना था, इसमें जो आप फ्यूल यूज करते उसका जो खर्च आता, तो बिजली यह जो आपके पास वाहन है इससे 25% की कटौती आप कर सकते थे। और यह जो इस पे जो आपने खर्च किया, अगर आपने इस वाहन को चलाने के लिए अपने घर पर गाड़ी को चार्ज किया है तो मालूम चला आपका 40% जो पैसा है वह कम लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे आपकी जेब पर भी क्या पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और इससे भी आप क्या करेंगे, जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप अन्य चीजों में उसका उपभोग कर सकते हैं। तो इसी के कारण कई प्रकार की संभावनाएं हैं, इसीलिए वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और वैश्विक स्तर पर कई देशों ने यह टारगेट रखा है कि 2030 तक वह अपने टोटल जो वाहन अर्थात जो व्हीकल होंगे उसमें 30% का योगदान किसका रखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। स्वाभाविक है 2030 में अचानक ही नहीं होगा, धीरे धीरे गाड़ियों की बिक्री प्रारंभ हो गई है और लक्ष्य यह है कि 2030 में जितनी गाड़ियां हों उसमें 30% जो गाड़ियां हों वह इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। नीदरलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे जैसे देश इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने 2030 तक पैसेंजर लाइट ड्यूटी वाहनों और बसों के मामले में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री का लक्ष्य रखा है। अर्थात जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट यह होगा कि हम 100% जो है कि व्हीकल जो हो हमारे किससे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। ये जो देशों का मैंने नाम लिया छोटे छोटे देश हैं, जनसंख्या भी कम है, इनके लिए संभव है। हालांकि भारत में भी केंद्र सरकार ने पहले वर्ष 2030 तक सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि बाद में सरकार ने इसको परिवर्तित कर दिया और सरकार का जो अब टारगेट है कि 2030 तक 30% जो व्हीकल होंगे वह क्या होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। अर्थात जो वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कुछ उसी के अनुरूप 2030 तक व्यक्तिगत परिवहन में अर्थात जो हम निजी उपभोग में जो वाहनों का प्रयोग करते हैं, तो सरकार का लक्ष्य यह है कि इसको 40%, यहाँ 10% लिख गया है, 40% जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल किया जाए। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई स्कूटर है ना, कोई भी टू व्हीलर है, कुछ भी है, तो उसको उसके स्थान पर क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए। बाकी सरकार का उद्देश्य है 2030 तक 30% व्हीकल को रोड पर जो दिखाई दें वह कौन से हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल हों। वर्ष 2012-13 में सभी यात्री वाहनों में जो 47% जो है कि डीजल चालित वाहन थे और सरकार ये जो डीजल चालित वाहन थे इनकी संख्या में कटौती करने के कई प्रयास कर रही है। और इसी के कारण आपने देखा होगा जो डीजल और पेट्रोल का पहले जो अंतर होता था वह काफी कम हो गया। पहले डीजल और पेट्रोल का जो अंतर होता था वह 25 से 30 रुपए तक होता था, लेकिन अब अंतर घट रहा है। इसकी वजह से जो डीजल और डीजल की जो गाड़ियां वो कम हो रही हैं। पहले जो कि वर्ष 2012-13 में 47% होती थी, अब वह 1/4 अर्थात लगभग 25 से 26% ही रह गई हैं। और सरकार का लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में इसमें और कटौती किया जाए, जिससे लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर लोगों का जो झुकाव हो वह किस ओर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर हो। अर्थात लोगों के पास एक विकल्प हो कि वो सस्ता और अच्छा जो है कि क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं।
आपको पता है सरकार जो है कि BS6 जो है कि उत्सर्जन मानकों को अपना रही है, और इससे ये कहा जा रहा है कि जो गाड़ियों पर खर्च है वह बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास की संभावना यहाँ से भी खुलती है। आपके पास सोचिए कि आपके पास दो विकल्प हैं कि आप डीजल या पेट्रोल की ले लीजिए, उन पर खर्च ज़्यादा आ रहा है, उनका पेट्रोल या डीजल के प्राइस ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है आपका एक झुकाव कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहन की ओर हो जाएगा, और ऐसा ही सरकार प्रयास कर रही है। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फेम इंडिया योजना को बढ़ावा दिया है, और इसके तहत सरकार का जो लक्ष्य उद्देश्य है वह है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनके विनिर्माण का जो है कि बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ अधिकतम इस्तेमाल को भी प्रमोट किया जाए। अर्थात फेम इंडिया योजना का जो उद्देश्य ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, उनकी लोकप्रियता को बढ़ावा दिया जाए, और लोगों में जागरूकता लाकर या लोगों को सब्सिडी के अलावा कई तरह के माध्यमों से लोगों को कहा जाए कि आप इसको खरीद सकते हैं। इस योजना का जो पहला संस्करण था वह 1 अप्रैल 2015 को लागू हुआ, और दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्ष तक के लिए लागू किया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं जब आप खरीदते हैं या कोई बेचता है तो इस पर सरकार सब्सिडी देती है, और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनको चार्ज करना होता है, और चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो जैसे पेट्रोल पंप खुले हुए हैं इसी तरह चार्जिंग पॉइंट के विकास के लिए भी इसमें आधारभूत संरचना पर पैसा खर्च किया जाता है, लोगों को सब्सिडी दी जाती है। किसके तहत? फेम जो इंडिया आपका योजना है, सरकार इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। इस योजना के तहत अर्थात फेम इंडिया योजना के तहत जो है 2 वाट वाले 10 लाख वाहन, 3 वाट वाले 5 लाख वाहन, 4 वाट वाले 55,000 वाहन और 700 बसों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की जा रही है। प्रयास यह किया जा रहा है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी दे दे, जिससे यहाँ पर जो जेब पर अर्थात हमारे और आपके जेब पर जो खर्च ज़्यादा बढ़ सकता था वह कम हो। और इसी के साथ साथ जितने भी महानगर हैं, जो 10 लाख से ज़्यादा वाले शहर हैं या जो स्मार्ट शहर हैं, और छोटे और पर्वतीय राज्यों में भी 3 किलोमीटर के अंतराल पर 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। सरकार इसमें जो है कि सब्सिडी के अलावा हर तरह से सहयोग दे रही। उद्देश्य यह है कि जब चार्जिंग पॉइंट हर जगह अवेलेबल होंगे तो आपको यह डर नहीं होगा कि आप किसी स्थान पर गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। स्वाभाविक है, जैसे आपको लगता है कि आप पेट्रोल भरवा लेंगे, ऐसे ही आपको पता होगा कि हर 3 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। और पहली बात तो हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो ऐसी ऐसी बैटरी आ गई हैं जो 100 से 200 किलोमीटर की दूरी को एक बार के चार्ज करने में आसानी से कवर कर सकती। कुछ माह पहले अर्थात अगस्त 2020 में दिल्ली सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है कि इसमें सरकार ने कहा कि हम भी एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 की सरकार ने घोषणा की, दिल्ली सरकार ने। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 किसका है, तो वह दिल्ली सरकार का। और इस नीति में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के द्वारा निजी 4 पहियों वाहनों के बजाय 2 पहिया वाहन, सार्वजनिक जो परिवहन होते हैं, जहाँ टेम्पो ले लीजिए या आपने ई रिक्शा देखे होंगे, इनके प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया है। अर्थात सरकार यह चाह रही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में या फिर जो लोग अपने लिए जो 2 पहिया वाहन यूज करते हैं, तो अधिक से अधिक बिक्री किसकी हो, वह हो इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और इसमें भी सरकार क्या कर रही है, सड़क पर जो टैक्स लगता है उसमें छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, और विनिर्माण को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल के विकास की जो गति है वह बढ़ सके। इसके अलावा इसमें 5000 किलोवाट प्रति घंटे के आधार पर 30,000 सब्सिडी भी दी जाती है। तो आखिर जो भी बैटरी होगी, उस जो गाड़ी लेंगे उसमें बैटरी लगी होगी, और उस बैटरी पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो 5000 किलोवाट प्रति घंटे के आधार पर 30,000 सब्सिडी देने की सरकार घोषणा की। राज्य सरकार ने भी घोषणा की है कि अगले, राज्य सरकार मतलब यहाँ दिल्ली सरकार है, कि अगले 3 वर्षों में खरीदे जाने वाली राज्य की आधी जो बसें होंगी वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक होंगी। अर्थात दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है, और गंभीर होना भी है, क्योंकि एक तो राजधानी की बात है, दूसरा आपने देखा होगा कि जो दीपावली का समय होता है, जो ठंडी का समय होता है, यहाँ पर स्मोक की कंडीशन आप जानते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया केंद्र सरकार के एग्जाम्पल दिया आपको, जो है कि राज्य सरकार का दिया, ठीक इसी तरह से केंद्र सरकार जो है कि एक
एक स्थायी इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र। स्थायी इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का विकास ज़्यादा हो सके। इसके निर्माण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो है कि इसको संचालित कर रही है, और इसको संचालित करके पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा हो, लोगों को यूज करने की सुविधा हो, लोगों के पास चार्जिंग पॉइंट हो, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो, भारी उद्योग विभाग, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे संगठन इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई और उसके इक्विपमेंट के डिजाइन और विनिर्माण के मानकों को तैयार कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक 30% हमारे पास व्हीकल होने चाहिए, उसको अचीव किया जा सके। यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने चार्जिंग पॉइंट को बढ़ावा देने के लिए इन्हें सेवा की कैटेगरी में शामिल कर दिया। इसका मतलब है कि अगर अब आप क्या करते हैं, जैसे आपका घर किसी हाईवे के किनारे है तो आप चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं, और चार्जिंग पॉइंट का मतलब यह है कि जैसे लोग पेट्रोल खरीदते हैं तो पैसे आपको मिलते हैं, ठीक इसी तरह से कोई अगर आपके यहाँ गाड़ी आकर चार्ज करेगा पैसे लेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, और जब चार्जिंग पॉइंट आप लगाएंगे अर्थात आप इसको स्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे तो सरकार भी आपको सब्सिडी देगी। और इसी के अलावा कई अन्य तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार ने नियमों को सार्वजनिक कर दिया है ताकि पूरे देश में एक रूपता आ सके। एक रूपता का मतलब है कि मान लेते हैं कि आपने चार्जिंग पॉइंट तो लगाया और उसमें पता चलता है कि टू व्हीलर चार्ज हो सकते हैं या फोर व्हीलर जो चार्ज करना है, एक फोर व्हीलर 3 दिन में चार्ज हो रहा तो संभव नहीं है। इसलिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है, सरकार सहयोग भी कर रही है, लाइसेंस की भी आवश्यकता सरकार ने खत्म कर दी। इसी के साथ साथ बजट 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए अगर आप कोई खरीदते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त छूट, आयकर छूट देने की भी घोषणा की गई है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि आपकी जो इनकम है वह 6 लाख 7 लाख है, जो कुछ भी है होती है, तो अगर आप क्या करते हैं उस पैसे में से कोई आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए पर अतिरिक्त क्या होगा, आयकर छूट मिल जाएगा, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। और इससे क्या होगा, जो लोग पैसे बचा कर क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वह कुछ खरीदें, तो जब भी वो खरीदते हैं तो उनको टैक्स देना होता है, यहाँ पर आयकर से टैक्स छूट मिल जाएगी। अर्थात अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, आप उसमें दिखा देते हैं कि हमने गाड़ी खरीदी, हम टैक्स नहीं दे सकते हैं, तो वह 1.5 लाख रुपए आपकी क्या हो सकेंगे, 1.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी। इसी के अलावा जो है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो GST है उसको 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे लोगों के लिए ये थोड़ा सस्ता हो सके। साथ ही साथ सरकार इसमें जन सहयोग की भी मांग कर रही है। जितने प्रमुख आउटलेट हैं, चाहे वह होटल हो, मॉल हो, जो है कि या फिर कोई अन्य ऐसा पब्लिक प्लेस जहां पर चार्जिंग पॉइंट लगाया जा सकता है, इसको विकसित करने के लिए सरकार का सहयोग भी मांग रही है। और कई तरह से अगर देखा जाए तो इसके पूरे इकोसिस्टम को डिजाइन करने के लिए सरकार ने कई प्रकार के प्रयास किए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कई प्रकार की यहाँ पर चुनौतियाँ हैं। सबसे पहला चुनौती तो यही है कि चार्जिंग स्टेशन की कमी है, लोग इसी के कारण खरीदते नहीं हैं। दूसरा, अभी जो ज़्यादा चलने वाली बैटरी है उनका हम विकास तो जरूर कर पाए हैं, लेकिन उनका जो अभी लागत है वो ज़्यादा है, इसको कम करके हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ जो एक दिक्कत ये भी है कि जो गाड़ियाँ होती हैं या इनकी जो अभी टेक्नोलॉजी है उसमें जो पिकअप या जो स्पीड है होती है, जो हाई स्पीड की जो लोगों को गाड़ियाँ पसंद होती हैं, वो इसमें अभी नहीं मिल पा रही। ग्रामीण क्षेत्र के अनुकूल अभी ये नहीं है। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कैसे होती है, रोड के गड्ढे कैसे होते हैं, सभी चीज़ें, और इसकी कीमत भी अभी अधिक है। ये कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन बावजूद इनके इन चुनौतियों के अलावा कुछ सुझावों पर अगर हम अमल करें तो इसको हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, अर्थात हमें ये सिर्फ ये नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रिक वाहन का मैन्युफैक्चरिंग करना है, बल्कि ये सोचना है कि कैसे उसको हम रोड पर उतारेंगे, कहाँ चार्ज करवाएंगे, कैसे लोगों के पास रखा जाएगा, कैसे उसकी सेलिंग करेंगे, कैसे उसको हर घर तक पहुँचाएंगे। इसके लिए पूरे एक इकोसिस्टम की ज़रूरत है, और अगर इसको हम लोग कर लेते हैं तो नो डाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम अच्छा करें। ठीक इसी तरह से जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है इसको हमें इम्प्रूव करना होगा। जो CSR है, अर्थात कारपोरेट सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनियों को पे करना होता है उसके तहत चार्जिंग पॉइंट लगवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं टाटा एक कंपनी है, वह अपना जो भी कमाती है उसका 2-2.5% वह CSR अर्थात कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वह खर्च करती है। तो उससे सरकार कह सकती है कि आप ऐसा करो कि आप हमको पैसा मत दो, आप पहले जो अन्य कामों में देते थे आप उसकी जगह अगर आप चाहो तो चार्जिंग पॉइंट भी लगा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम प्रमोट करते हैं तो चार्जिंग पॉइंट की जो कमी है वह दूर हो सकती है। ठीक इसी तरह से जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं इनको हमें बढ़ावा देना होगा, इनके लिए अनुकूल वातावरण क्रिएट करना होगा। जैसा कि अभी हमने टेस्ला के संदर्भ में देखा कि टेस्ला ने घोषणा की है कि भारत आ सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक रोड मैप की आवश्यकता है। और अगर हमें और इसको ज़्यादा बूस्ट करना है, तेज़ी से इसको प्रोत्साहित करना है, तो जो रोड टैक्स लगता है, जो रजिस्ट्रेशन टैक्स लगता है, या जो अन्य तरह के टैक्स गाड़ियों पर लगते हैं उसको क्या कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में कम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह का एक आकर्षण होगा कि लोगों को कहा जाएगा अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है तो हम आपको फ्री पार्किंग की सुविधा दे सकते हैं। कई तरह की चीज़ों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन को अच्छी तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है और वह है लिथियम के संदर्भ में, लेकिन इसके साथ भी इलेक्ट्रिक वाहन जुड़ा हुआ। लिथियम एक रासायनिक तत्व है और यह सबसे वातावरण में मिलने वाली, प्रकृति में मिलने वाली सबसे हल्की धातुओं के रूप में, सबसे कम घनत्व वाली धातुओं के रूप में जाना जाता है। और यह ठोस पदार्थ के रूप में कौन सा है, जिसका घनत्व सबसे कम होता है। यह एक तरह का जो है कि क्षार धातु है अर्थात बेस कैटेगरी का है और यह अत्यंत अभिक्रियाशील अर्थात रिएक्टिव होता है। अभिक्रियाशील का मतलब इसको अगर वातावरण में आप छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया कर लेता है और शीघ्र आग लगने की संभावना बन जाती है। इसी के कारण इसको तेल या किसी लिक्विड में इसको डुबो कर रखा जाता है। अब ये जो लिथियम है इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल का मतलब है कि एनर्जी को ट्रांसफर करने या स्टोर करके रखने की जो क्षमता है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी कारण इसका जो प्रयोग होता है बैटरी बनाने में, और बैटरी बनाने में जो एनोड मटेरियल होते हैं उसके रूप में किया जा सकता है। आज की लिथियम आयन बैटरी का यह जो प्रमुख घटक है, अर्थात अगर हम जो लिथियम बैटरी जो आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप से लेकर जो इलेक्ट्रिक वाहनों में यूज होते हैं, यह जो लिथियम आयन बैटरी का क्या प्रमुख घटक क्या है, इसके साथ ही आयन बैटरी के साथ शब्द क्या जुड़ा हुआ है, लिथियम। तो दरअसल लिथियम क्या है कि आने वाले समय में जो हमारी ऊर्जा के लिए या फिर जो हमारी जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो लिथियम आयन बैटरी होती हैं ये काफ़ी जल्दी चार्ज होती हैं और अधिक समय तक चलती हैं। जैसे कि जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, पहले आप सोचिए कि जब नए नए स्मार्टफोन आए थे तो क्या आप ऐसा कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। अब उसमें देखेंगे तो आपको लिथियम आयन बैटरी दिखाई देगी। भविष्य में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे उसका भी एक प्रमुख घटक है। स्वाभाविक है लिथियम की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी और लिथियम आयन बैटरी की जो पोटेंशियल है या जो उसकी कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल उतने ही अच्छे होंगे। यदि यह बैटरी की कीमत कम होगी तो जो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट आता है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। और टेस्ला ने हाल ही में एक घोषणा की है कि वो ऐसी लिथियम बैटरी पर काम कर रहे हैं जो 1 मिलियन मील तक चल सकती है। 1 मिलियन मील का मतलब ये नहीं कि एक बार चालू आपने चार्ज कर लिया तब तक चलती जाए, नहीं, मतलब ये है कि इसकी जो लाइफ वो काफ़ी बड़ी होगी। इतनी तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ भी नहीं चलती। लिथियम आयन बैटरी पर लंबे समय से काम किया जा रहा है और वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक अगर देखें तो जो इन लिथियम बैटरी का जो मूल्य होता था उसमें हम लगभग 80 से 90% की कटौती कर चुके हैं। जैसे 2010 में 1 किलोवाट की जो बैटरी का मूल्य $1000 होता था, 2020 में वो घटकर 100 से लेकर $110 तक हो गया है। इससे ये पता चलता है कि जो लिथियम आयन बैटरी है इस पर हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके भी विकास की संभावना ज़्यादा है कि इसी बैटरी को हम उसमें यूज कर सकते हैं। ये लिथियम आधारित जो बैटरी है यह सोलर और विंड एनर्जी में भी लंबे समय तक कार्य कर सकती हैं। अर्थात और साथ ही साथ ये जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से जो हम एनर्जी बनाते हैं, अर्थात हम लोग सोलर ऊर्जा से जो हम लोग लाइट बना रहे हैं इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं दिन में तो आपने जो है
कि आपको ऊर्जा मिली, एनर्जी मिली, लेकिन वह हो सकता है मौसम खराब किसी वजह से 2 से 3 दिन के लिए अगर आपको ऊर्जा की जरूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी के माध्यम से इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि टेस्ला कंपनी ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में इसी प्रकार का एक बैटरी प्लांट लगाया है, जहां से ऊर्जा बनाने और उसको स्टोर करने के 24 घंटे बाद भी ऊर्जा ग्रिड के माध्यम से, अर्थात किसी घर के लिए ग्रिड के माध्यम से सप्लाई की जा सकती है। तो इस तरह से लिथियम आयन बैटरी आने वाले समय में काफी संभावना वाली। हाल ही में घोषणा की गई है टेस्ला कंपनी भारत में आ सकती है, जिससे यहाँ के इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी निर्माण में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन संभावनाओं के बीच सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे पास जो लिथियम के भंडार है वो काफ़ी कम है। कहीं अभी एक जगह पता चला है, उसी की वजह से चर्चा में बताएंगे। पहले ये देखिए लिथियम का भंडार है क्या। लिथियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो दक्षिण अमेरिकी देश चिली में पाया जाता है। यहाँ पे 8.6 मिलियन टन लिथियम का भंडार है। दूसरा जो स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया का है, और इसमें देखेंगे तो लगभग इसका 1/3 अर्थात 2.8 मिलियन टन पाया जाता है। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, लेकिन यहां पर जो भंडार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, उसके बाद तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना और चौथे स्थान पर जो है कि चाइना है। और चाइना से हम जो है कि काफी बड़ी मात्रा में लिथियम को इंपोर्ट करते हैं। उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर चिली है, तीसरे स्थान पर चाइना है और चौथे स्थान पर अर्जेंटीना है। इसके अलावा जिम्बाब्वे, पुर्तगाल, ब्राजील और नामीबिया में भी काफी बड़ा प्रोडक्शन होता है। चूंकि चाइना हमारे पास में है और यहाँ पर न सिर्फ भंडार है बल्कि यहाँ की जो प्रोडक्शन की लागत है वो भी कम होती है। इसकी वजह से हम काफी ज्यादा इससे आयात करते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना, मध्य चिली तथा दक्षिणी बोलीविया मिलकर लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। लिथियम ट्रायंगल क्या होता है, इसको इस रूप में देख लीजिए। ये देखिए आपका अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली वाला भाग, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लिथियम ट्रायंगल बना रहे हैं। और विश्व का लगभग 75 से 80% लिथियम क्या होता है यहाँ पर मिलता है। और इसी के कारण भारत सरकार इन देशों के साथ अपने लिथियम के व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रही है लिथियम के व्यापार में। लेकिन अगर देखें तो अभी चीन का प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहां पर चीन के पास न सिर्फ पर्याप्त भंडार है बल्कि उत्पादन क्षमता भी अधिक है। जैसा कि हमने लिथियम ट्रायंगल वाले देशों को दिखाया, वहां पर लिथियम है, देखिए यहां पर लिथियम है लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता। इसी के कारण मैंने आप बताया कि चिली में भले ही सबसे ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्शन कहां होता है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है। और भारत का अधिकांश जो लिथियम है वह चाइना से ही क्या होता है, आयात होता है। लेकिन जब से हम लोगों ने जो है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया है, प्रयास यह किया जा रहा है कि हम लिथियम का प्रोडक्शन कर सकें। ऑस्ट्रेलिया की जो माउंट मेरियन खान है लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, और हाल ही में भारत की मणिकरण पावर कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना करेगी। अर्थात यहां पर ऑस्ट्रेलिया से लिथियम को लाया जाएगा, यहां पर इसको प्रोसेस किया जाएगा, जैसे क्रूड ऑयल को हम करते हैं, कच्चे तेल को करते हैं, यहां पर किया जाएगा। इससे क्या होगा, घरेलू स्तर पर जो है कि लिथियम का एक मार्केट बन सकेगा। मार्केट बनने का मतलब है कि आसानी से जब यहीं पे रिफाइन होगा तो बड़ी मात्रा में हमारे लिए लिथियम अवेलेबल हो सकता है। 8 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने भी घोषणा किया है कि वो भारत के साथ मिलकर लिथियम के व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। पहले से ही वर्ष 2019 में भारत सरकार ने बोलीविया के साथ लिथियम के लिए समझौता कर रखा है। और ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ एक कंपनी है, और इस कंपनी का जो नाम है वह है जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। यह पहले से ही कई देशों में क्या कर रही है, लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिजों को न सिर्फ खोज कर रही है बल्कि इनके उत्पादन के साथ इनके निष्कर्षण का भी प्रयास कर रही है। हाल ही में कर्नाटक के जो मांड्या जिले में, हाल ही का मतलब कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के मांड्या जिले में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने लिथियम की उपस्थिति का पता लगाया है। और यह जो मांड्या जिले के यह जो स्थान है, यहाँ पर जो आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक हैं, यहाँ इसमें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बहुत जल्दी हो सकता है हम यहाँ से प्रोडक्शन भी करने लगेंगे। इसके अलावा भारत के राजस्थान, बिहार जो है कि आंध्र प्रदेश में जो अभ्रक की एक बेल्ट है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में भी इसके मिलने की संभावना है। लेकिन अभी भी हमारे पास इतना लिथियम नहीं है कि हम पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए हम इसकी पूर्ति कर सकें। इसलिए
इसलिए भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो लिथियम ट्रिंगल वाले देश हैं उनके साथ समझौता करके उनसे जो है कि व्यापार बढ़ा जाए। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो व्यापार है काफ़ी अच्छा चल रहा है, वहाँ कर सकते हैं। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहनों और लिथियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में कई प्रकार के विकास की संभावनाएं हैं और इनका प्रयोग करके हम अपनी पृथ्वी और अपने देश को ज़्यादा जो है कि हरियालीपूर्ण बना सकते हैं, ज़्यादा जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।